नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में फ्रेम में है अंशुमान तिवारी। ये है अर्थात। कैसे हैं अंशुमान जी? अर्थात में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धांत। पिछला अर्थात दर्पण के साथ देखना पड़ा होगा दर्शकों को। दर्पण हाँ। हमारे सहयोगी हैं और हम्म, काफी मैं उस एपिसोड को देख रहा था उत्तराखंड से लौटते समय। हम्म, मैं उस एक हफ्ते, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि सिद्धांत छुट्टी हम्म। उट्टी पे चले गए क्या, तो मैंने कहा नहीं, बता दिया जाए कि खर्चा पानी तो शुरू ही कर दिया है, लेकिन कुछ दर्शक हाँ, ऐसे हैं जो संडे को 10 बजे सिर्फ अर्थात देखने आते हैं। हाँ। तो दर्पण हमारे साथी हैं, वो कर रहे थे इसे। उन्होंने बताया भी था कि मैं उत्तराखंड की यात्रा पे हूँ, और वो हम्म, एपिसोड मैंने लौटते लौटते देखा था और हाँ, काफी सारी चीजें थी उसमें। मुझे याद भी आ रहा है उसका शीर्षक गुमराह की तलाश, पिछला अर्थात हाँ, जो हाँ। दर्पण के साथ किया था। उस और पर बहुत कई कुछ। हाँ। उस पे कई लोगों ने बाद में हमसे अलग से फोन करके पूछा कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ अवेलेबल हैं और क्या सरकार ने इस तरीके की योजनाएं बनाई थी तो उनका क्या हो रहा है। तो हमने कहा यही सवाल हैं जो सरकार से, अपने प्रतिनिधियों से जब भी आप मिले तो उनसे पूछें कि आप करने क्या जा रहे थे और आपने किया क्या है। क्रिप्टो करेंसी पे बात थी उस एपिसोड हाँ, में, फार्म लॉस पे हाँ, बात थी, नीति आयोग की जी, रिपोर्ट का जिक्र था जिसकी प्रस्तावना खुद नरेंद्र मोदी ने लिखी थी। जी। वो इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख जाइए अगर आपको इच्छा हो तो, दर्शकों को। अ, अंशुमान जी, अगले मतलब इस अंक के अर्थात पे आने से पहले हम जानना चाहेंगे इस बार इंडिया टुडे हिंदी के अंक में क्या इस समय का सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में कि क्या हमने कोविड को हरा दिया है, या कोविड विदा ले रहा है, या कहीं कहीं धीमी धीमी वापसी हो रही है। ये बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में है। जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग अब तो वो नियम पालन करना भी छोड़ चुके हैं, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का भी। तो एक किस्म की बेफिक्री हमको दिख रही है कोविड को लेकर चारों तरफ, बहुत सारी जगहों पर। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, हिचक कर कुछ लोग लगवा रहे हैं, कुछ लोग बच रहे हैं वैक्सीन को लेकर। बहुत सारे सवाल हैं। तो ये सवाल हमारे सबके दिमाग में है सिद्धांत कि क्या कोविड का खतरा खत्म हो गया? है? क्या हम उस जोखिम से, उस खतरे से बाहर निकल आए हैं जिससे हम पिछले 1 साल से 1.5 साल से कांप रहे थे, डर रहे थे? तो इस बार का अंक इसी सवाल पर केंद्रित है। इसके सारे वैज्ञानिक, चिकित्सकीय, सामाजिक, नीतिगत आयामों को लेकर विशेषज्ञों की राय के साथ, और इसके साथ जो वैक्सीन से जुड़ी हुई सवाल और जो बड़े वैक्सीन से जुड़ी हुई बहस है, लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, क्या वैक्सीन की तैयारियां हैं, कहां तक पहुंच रही, इससे जुड़ा हुआ सवाल। और इस बार का अंक इस पर केंद्रित बढ़िया, मतलब बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, क्योंकि जब वैक्सीन की बात आती है, कोरोना की बात आती है, तो कई कई बार ये रिविजिट करता है। जैसे अभी देखिए, जब हम ये शूट कर रहे हैं, अभी हम लोग शूट के पहले भी, और मैं और अंशुमान जी बात कर रहे थे कि अमरावती में, महाराष्ट्र में नाइट लॉकडाउन लग गया। मेयर है। ने हाँ, कहा मुंबई के कि हम लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, केसेस बढ़ने लगे हैं फिर से, और अब तो नए स्ट्रेन वाले केसेस भी राइज पे हैं हर जगह पे। तो एक रिविजिट करने की जरूरत है, 1 साल होने जा रहा है। अर्थात पे चलते हैं। इस बार के अर्थात का शीर्षक अंशुमान जी ने दिया है महंगाई की कमाई। और अंशुमान जी, मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है महंगाई को लेकर। महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का डाटा, जिसको हमने खर्चा पानी में डिस्कस किया था, कि इन्फ्लेशन का डाटा कैसे सही तस्वीर नहीं पेश करता है। मतलब हमारे पास सामान है जो महंगा हुआ है, चीजें महंगी हो रही हैं हमारे आसपास। मतलब मैंने किसी एक एपिसोड में, खर्चा पानी के एपिसोड में, मैंने पार्ले जी को 2 रुपए का लिख दिया था, लोग कमेंट में बोल रहे थे नहीं साहब अब 3 रुपए का मिलने लगा है। तो तो ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो महंगाई बढ़ी है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये ऐसा समय है अंशुमान जी जब सरकारें बहुत कुछ टैकल करना चाह रही हैं, बहुत कुछ बचाना चाह रही हैं अपनी जनता के लिए, लोगों के लिए, सरकार को चलाए रखने के लिए, बजट का घाटा दूर करने के लिए सरकारें चाह रही हैं कि पैसा आए। इसलिए महंगाई बढ़ रही है। लेकिन महंगाई के साथ ये भी है अंशुमान जी कि एक अच्छी महंगाई होती है, एक बुरी महंगाई होती है। अ, और आपके आलेख में जैसा एक क्लू मिल रहा है कि जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, इकोनॉमी के बड़े प्लेयर्स हैं, वो सरकार उनके साथ खड़ी है अंशुमान जी। ये सिद्धांत आज का की जो अर्थात की चर्चा है वो कई मायनों में बहुत सारे उन सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश करेगी।
आपको बहुत जगह झिझोड़ कर उन चीजों के बारे में सचेत होने और जागरूक होने की के लिए तथ्य देगी, बहस के तथ्य देगी, जिन्हें हमारे लिए अपने भारत देश के नागरिक होने के कारण और किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत गहराई से समझना जरूरी है। हम आज आपको महंगाई का वो अर्थशास्त्र, महंगाई का वो राजनीति शास्त्र, वो महंगाई का वो कारपोरेट शास्त्र डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जहां हम उन सारी मान्यताओं को जिन्हें मानते रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, लोग टैक्स नहीं देते हैं भारत में। अभी भी ट्विटर पर और फेसबुक पर ऐसे लोग टिप्पणियां करते हैं कि देश में तो 5% लोग टैक्स देते हैं। तो उन्हें ये समझना जरूरी, उनके लिए समझना जरूरी है कि भारत की महंगाई क्यों एक बड़ी चिरंतन समस्या है, और इस समय मंदी के दौर में, जबकि कोई ऐसा कारण नहीं है कहीं भी, महंगाई क्यों बढ़ रही है। और इसका श्रेय मैं इस लेख के विचार का श्रेय, इस लेख को लिखने का श्रेय मैं अपनी एक ताजी यात्रा को दूंगा। मैं लखनऊ में यात्रा पे था और वहाँ एक दो लोग मिले और उनसे चर्चा हुई। तो ऐसे ही मैंने उनसे कहा कि भाई आपको पता है कि सरकार महंगाई बढ़ाती है और महंगाई बढ़ाने वालों को बढ़ावा भी देती है। ये थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट डायरेक्ट स्टेटमेंट था, जिसने उनकी सोच समझ को थोड़ा हिला दिया। समझदार और काफी पढ़े लिखे और ज्ञानी गुणी लोग थे। तो बोले आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? सरकारें तो लोगों की समस्याएं का समाधान करने के लिए, उन्हें राहत देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए बनी होती हैं सरकारें। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि सरकारें बैठकर सोचकर महंगाई बढ़ाती हैं। हाँ, हमने कहा कि देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये बात अभी से नहीं, मिल्टन फ्रीडमैन के जमाने से और फ्रेडरिक वान हायक के जमाने से कही जा रही है। हाँ, मिल्टन फ्रीडमैन उनकी थ्योरीज का भी मैं सुनना चाह रहा हूँ। ये बात आज से नहीं कही जा रही है। 1970 में मिल्टन फ्रीडमैन और फ्रेडरिक वान हायक जैसे वो अर्थशास्त्री, जिन्होंने दुनिया के अर्थशास्त्र को, दुनिया की सरकारों को नई सोच समझ दी आर्थिक सिद्धांतों की, वो ये कहते रहे हैं। मिल्टन फ्रीडमैन का एक प्रसिद्ध कोट है कि महंगाई एक ऐसा टैक्सेशन है जो बगैर किसी लेजिस्लेशन के लगाया जाता है। महंगाई आपके ऊपर बगैर किसी कानून के ला दी जाती है। फ्रेडरिक वान हायक ने अपनी थ्योरी के जरिए ये प्रूव किया कि अधिकांश समय में हमारी महंगाई सरकारें पैदा करती हैं और वो अपने फायदे के लिए पैदा करती हैं। अब आप ये इसलिए जब मैंने उनसे कहा और जब मैंने उन्हें बताने की कोशिश समझाया कि कैसे ये होता है और कैसे आपके आसपास के जीवन में ये हो रहा है, जिसे आप महसूस तो कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे, तो समझने की कोशिश करिए। इसलिए आज हम इस समय जब पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार 10 दिन से बढ़ रही हैं, हमें तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी में 100% वजह टैक्सेशन है और उन पर लगा हुआ भारी टैक्सेशन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं, क्योंकि जब कीमतें कम थी तब हमें कभी पास ऑन भी नहीं किया गया, चीजें पेट्रोल डीजल सस्ता भी नहीं किया गया। पूछिए मत अंशुमान जी, आज मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ा है। तो हाँ तो दूसरी चीज ये है कि इसके बीच में बहुत सारे उत्पादों की कीमतें बढ़ी पिछले 5-6 महीने में, जबकि मंदी नहीं थी। स्टील महंगा हो गया, कॉपर महंगा हो गया, मोबाइल फोन्स के दाम बढ़ गए। एक तरफ से मतलब से खाने पीने की चीजें छोड़ दीजिए, स्कूल की फीस, डॉक्टरों के पर्चे, दवाएं, मेडिकल के एक्सपेंडिचर, स्थानीय वाहनों से लेकर हवाई जहाज तक के सारे किराए, ये सब बढ़ गए। और हमको एक आंकड़ा मिला जो आंकड़ा बताता है कि महंगाई कम हुई। उसकी वजह अगर आप लोग चाहें तो खर्चा पानी के एक पूरे एपिसोड में समझ सकते हैं कि जो महंगाई आपको कम दिख रही है वो क्यों कम है, क्योंकि उसकी वजह बेस इफेक्ट है। तो ये जो महंगाई की बढ़ोतरी है, ये किसी मौसमी उठापटक की देन नहीं है, कोई सूखा नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जिस भी चीज को हम इंपोर्ट करते हैं और जो हमारी खपत को प्रभावित करती है, सिद्धांत जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो मेटल्स हो, उनकी सबकी कीमतों में इतनी बढ़ोतरी नहीं हो गई है कि हम इस तरीके की महंगाई देख सकें, खासतौर से मांग में नहीं। तो जो मिल्टन फ्रीडमैन कहते थे और जो फ्रेडरिक वान हायक कहते थे कि अधिकांश महंगाई सरकारें खुद पैदा करती हैं और वो भी अपने फायदे के लिए। ये बात जो कभी आर्थिक सिद्धांतों में लिखी गई थी, जो अर्थशास्त्र के छात्रों को ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है, जो अर्थशास्त्र का दिलचस्प इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं, जो सिद्धांततः चीजें लिखी गई थी, भारत में सरकार उसे व्यवहारिक रूप से स्थापित किए दे रही है कि सरकारें चाहें तो अपनी पूरी ताकत से न केवल महंगाई बढ़ा सकती हैं, बढ़ाती हैं, बल्कि महंगाई बढ़ाने वालों के साथ खड़ी भी हो सकती है। और यह बहुत ही दिलचस्प खेल है जिसे हमारे अपनी समझ के लिए समझना जरूरी है।
बहुत सारे लोग, जैसे आप कह रहे थे कि अच्छी और बुरी महंगाई, बहुत सारे लोग अर्थशास्त्र में, और ये बात सही है कि महंगाई को एक जरूरी शय मानते हैं। वो मानते हैं कि महंगाई एक बहुत जरूरी एलिमेंट है, कीमतें बढ़ना एक जरूरी एलिमेंट है अर्थव्यवस्था का। स्वाभाविक सी बात है, अगर कीमतें नहीं बढ़ेंगी तो मार्जिन नहीं बढ़ेंगे, मुनाफे नहीं बढ़ेंगे, मुनाफे नहीं बढ़ेंगे तो कंपनियां नया निवेश नहीं करेंगी। कोई कारोबार धंधा क्यों करेगा अगर उसकी लागत के हिसाब से उसका मूल्य नहीं बढ़ता है और उसकी श्रम का, उसकी मेहनत का लागत नहीं मिलता है। पर दिलचस्प बात है कि जो महंगाई का परिवार, इसमें दो संतानें हैं। एक अच्छी आदर्श सुशील संतान है और एक बहुत बिगड़ी औलाद है, बड़ी दुर्गुणी औलाद है महंगाई के परिवार में। तो जो अच्छी संतान है महंगाई की, जिसे आप अच्छी महंगाई कहते हैं, आजकल हम सब हर चीज में कहते हैं ना कि गुड गुड डिजिटल लाइफ, बैड डिजिटल लाइफ, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस। तो उसी तरीके से गुड इन्फ्लेशन है, बैड इन्फ्लेशन है। तो जो गुड इन्फ्लेशन है उसे अर्थशास्त्र की जबान में डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसी इन्फ्लेशन जहां मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती है। तो जब मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं, तो उसके साथ एक बहुत अच्छी महंगाई आती है, जो बहुत अच्छी महंगाई, जिसको हम वेज पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, जिससे लोगों की कमाई बढ़ती है, वेतन बढ़ते हैं। तो जैसे बाजार में मांग बढ़ी, कंपनियों ने उस हिसाब से थोड़ी कीमत बढ़ाई, और उस कीमत की बढ़ोतरी के साथ उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई, और वो तनख्वाहें बढ़ाकर लोगों ने वो पैसा वापस बाजार में खर्च किया। ये अच्छी है, ये महंगाई परिवार का रतन है, अच्छा बच्चा है, अच्छा है समझदार बच्चा। और हमने ऐसा दौर भारत में देखा, 2003 से लेकर 2008-9 तक भारत में महंगाई दर कम नहीं थी, 6-7% के आसपास महंगाई की दौर रही थी, बल्कि मनमोहन सिंह के एक दौर में महंगाई 7-8% थी। पर तब लोगों की आय भी बढ़ रही थी, जीडीपी भी बढ़ रहा था, खपत भी बढ़ रही थी। तो उस बढ़ी हुई महंगाई के बीच में भी लोगों को दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस रेशियो में महंगाई बढ़ती थी उसी रेशियो में लोगों की आय, लोगों की कमाई और निवेश बढ़ता था। और उसका जो दूसरा हिस्सा जो दुर्गुणी है वो होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सरकार ने दरअसल इस दुर्गुणी औलाद को अडॉप्ट कर लिया है। ये जो महंगाई का ये जो दुर्गुणी बच्चा है, ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है ना, इसमें मांग तो नहीं बढ़ती, लागत बढ़ती चली जाती है। और लागत लगातार, हर चीज की लागत बढ़ती चली जाती है। उद्योग के लिए काम करने की लागत बढ़ती जाती है, हमारे आपकी जिंदगी जीने की लागत बढ़ती जाती है। उस हिसाब से ना तो मांग बढ़ती है और ना हमारी कमाई बढ़ती है, और ये सबसे खतरनाक महंगाई है। और इसीलिए हमेशा दुनिया भर के अर्थशास्त्री सरकारों को इस बात के लिए चिताते हैं कि तुम वो महंगाई चुनो जो अच्छी है, तुम वो महंगाई मत चुनो जो खराब है। और ये अच्छे बुरे का चुनाव हमारे जीवन में हर जगह है, वैसे महंगाई में भी है कि एक अच्छी महंगाई, एक बुरी महंगाई। तो बुरी महंगाई का चुनाव, अच्छा, ये जो बुरी महंगाई है ना सिद्धार्थ, यही वो अवतार है महंगाई का जो अमीरों को और अमीर करता है और गरीबों को और गरीब करता है। अमीरों को और गरीब इसलिए करता है क्योंकि जो बाजार में शिखर पर बैठे हैं, जिनके पास बड़ा बाजार है, जिनके पास बाजार में बड़े हिस्से, वो कीमतें बढ़ाकर अपने मुनाफे बढ़ा लेते हैं। और जो गरीब है उनकी बचतें खा जाती है, उनकी कमाई में कमी होती है और उनकी जिंदगी जीने की लागत बढ़ती चली जाती है। आज आप बैंक फ्रेज है जो बार बार कौनता है, पुअर गेट्स पुअरर, पुअर गेट्स पुअरर, रिचर गेट्स, और वो रिचर गेट्स रिचर और पुअर गेट्स पुअरर, ये सामान्य व्यवस्था से नहीं होते, सिर्फ प्राइसेस से होते हैं। प्राइसेस का, कीमतों का एक बहुत बड़ा रोल है अमीर को अमीर बनाने में और गरीब को गरीब बनाने में। और वो जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने वाली महंगाई, वो वर्चुअली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जो लागतें बढ़ाने वाली महंगाई है। यह महंगाई आमतौर पर सामान्य रूप से मौसमी चीजों को अगर हटा दें, जिससे आज कोई मौसमी समस्या नहीं, हटा दें, तो नीतियों से निकलती है, पॉलिसी से निकलती है। और इसीलिए मैं फिर यहाँ मिल्टन फ्रीडमैन की सिफारिश करूंगा, का जिक्र करूंगा। मिल्टन फ्रीडमैन ने 1970 में एक लेख लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उन्होंने इस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को इतना हैमर किया था। उन्होंने कहा था कि हर इंडस्ट्री अपनी तरफ से सोचती है अलग बैठकर कि उसकी लागत बढ़ गई तो वो कीमत बढ़ा दे, और फिर दूसरे से पूछती है कि लागत बढ़ रही है। पेट्रोल कंपनी ने कहा कि साहब हमारी तो कॉस्ट बढ़ गई, हमने पेट्रोल का पैसा बढ़ा दिया। उसके बाद भाड़े वाले, ट्रक वाले ने कहा कि हमारी लागत बढ़ गई तो हमने पैसा बढ़ा दिया। फिर सारे लोग मिलकर कहते हैं कि कॉस्ट बढ़ गई इकोनॉमी में। तो सारे लोग अलग अलग कीमतें बढ़ाते हैं और उसके बाद इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ाई जाती है। तो ये जो महंगाई है ना, जिस महंगाई में हम फंस रहे हैं इस समय, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। इसके बहुत सारे आयाम हैं जिन पे आगे इसी में चर्चा करेंगे। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमेशा सरकार की नीतियों से निकलती है, चीजों की कमी से नहीं निकलती, मौसमी उठापटक से नहीं निकलती। ये वस्तुतः टैक्सेस से या सामान्य रूप से जो सरकारी व्यवस्था है उनकी बढ़ी हुई लागत से निकलती है।
1970 में हमने स्टैगफ्लेशन का एक दौर देखा था, जिसके बारे में मेकर साथ में चर्चा कर चुके हाँ। हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थी और पहली बार लोगों को स्टैगफ्लेशन के बारे में पता चला था कि मंदी के बीच में भी महंगाई बढ़ सकती, पर यह महंगाई उससे भी फर्क है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था स्टैग्नेशन में नहीं है, रिसेशन से उभरने की कोशिश कर रही है। हम हर महीने थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी देख रहे हैं, हर क्वार्टर में चीजें रिकवर करने की कोशिश कर रही, इकोनॉमी में रिकवरी आ रही। तो रिकवरी के साथ मांग बढ़नी चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। पर आप जब अपनी अर्थव्यवस्था में अगर जुलाई में 10 फैक्ट्रियां चल रही थी तो दिसंबर में 70 फैक्ट्रियां चलने लगी। लेकिन जब रिकवरी आ रही है तो हम स्टैगफ्लेशन से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जब हम स्टैग्नेशन से या मंदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो महंगाई सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जानबूझकर, सुनियोजित रूप से, सुविचारित रूप से मैं कह रहा हूं, कीमतें बढ़ाने का पूरा आयोजन है। और यह आयोजन केवल भारत में नहीं, 1970 की बात तो बहुत पुरानी है, 2008 हमारे सामने अभी का ताजा इतिहास है, जब लीमन क्राइसिस हुआ था। ब्रिटेन ने एक ऐसा दौर देखा था जब उनकी इकोनॉमी स्लोडाउन के मोड में चली गई थी, लेकिन महंगाई बढ़ गई थी। उसकी दो वजह थी, एक तो पेट्रोल डीजल की कीमत, एक तो उनके यहाँ पाउंड स्टर्लिंग डिवैल्यू हो गया था, उनकी मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था, तो इसलिए जो आयात हो रहे थे वो महंगे होने लगे थे। और दूसरी चीज ये थी कि वहां टैक्स बढ़े थे अंदर सिस्टम में। इन दो वजहों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में तो मंदी थी, पर महंगाई ऊपर बढ़ रही थी, जिससे हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का सबसे ताजा उदाहरण अभी हाल में हमने ब्रिटेन में देखा है। अब हमें यहाँ हाँ बताएं। जी जी, मैं बस जानना चाह रहा था कि सर, जैसे आप ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो मतलब लोग कमेंट बॉक्स में टूट पड़े हम लोगों के ऊपर ये सवाल लेकर कि सर, हर देश तो यही कर रहा होगा ना। मतलब एक मोटे टर्म में, अगर बोथरे टर्म में महंगाई को रखते हैं वो, तो वो यही पूछेंगे सर हर देश यही कर रहा है। इन परिस्थितियों में, इन ब्रॉड लेवल की वैश्विक परिस्थितियों में भारत कहाँ है? हर देश ऐसा नहीं कर रहा है। हर देश ऐसी मंदी की परिस्थिति में टैक्स नहीं बढ़ा रहा है, अपने यहां चीजों को महंगा नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि हमें इन्फ्लेशन के उस बुरे हिस्से को एडॉप्ट नहीं करना है, जिसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, बल्कि कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि कंपनियों की कॉस्ट कम हो। इसलिए तो हमने देखा कि कंपनियों को नौकरी पर रखने के लिए पैसा दिया गया, सरकारों ने उनको पैसे दिए कि ठीक है, आपका माल नहीं बिक रहा, आप घाटे में हैं, आपको 3-4 महीने से कोई रेवेन्यू नहीं आया, आप अगर तनख्वाह नहीं दे सकते तो सरकार आपको पैसा देती है, आप उनको तनख्वाह दीजिए। ये जो हम बिल्कुल अलग क्यों खड़े हुए हैं, हमारी महंगाई क्यों इतनी अलग है और कितनी विशिष्ट हो चुकी है बाकी दुनिया से इस समय परिस्थिति में, वो वैसा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जैसा पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में इस समय तो टैक्स कम किए जा रहे हैं, कनाडा ने टैक्स कम किए, यूरोप के देशों ने अपने यहाँ टैक्सेस कम किए इस समय में, इसलिए टैक्सेस कम किए कि लोगों की जिंदगी जीने की लागत कम हो सके। भारत की समस्या यह है कि हम जहां मंदी हमारे पास आई उससे पहले तक, जीएसटी आने के बाद भी भारत का पूरा टैक्स ढांचा सिद्धांत महंगाई बढ़ाने की पॉलिसी पर केंद्रित है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे उन सारे लोगों को समझने के लिए जिनको ये लगता है कि भारत में लोग टैक्स नहीं देते या सरकारें दूध की धुली होती हैं, वो तो निर्दोष होती हैं और उन्हें कुछ पता नहीं होता, महंगाई तो कोई प्राकृतिक आपदा जैसी है, कोविड के वायरस की तरह आ जाती है अचानक किसी दूसरे देश से और हमारे यहाँ फैल जाती है। नहीं, भारत के टैक्स का पूरा सिस्टम महंगाई बढ़ाने पर ही केंद्रित है। जीएसटी भारत में दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक स्पेसिफिक ड्यूटी होती है और एक एड वैलोरम ड्यूटी होती है। एड वैलोरम ड्यूटी कीमत पर लगती है, यानी अगर किसी उत्पाद की कीमत बढ़ेगी तो उससे वसूला जाने वाला टैक्स भी बढ़ेगा। तो सरकार प्रत्यक्ष रूप से सारे टैक्स जीएसटी के सारे टैक्सेस में स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं है, बल्कि सारी ड्यूटीज कीमतों पर लगती है। यानी अगर कार की कीमत आज 5 लाख रुपए है और कल वो लागत बढ़ने के कारण 5,50,000 रुपए की हो जाएगी, तो टैक्स 5,50,000 रुपए पे लगेगा। तो जितनी कीमत बढ़ती जाती है बाजार में, सरकार का टैक्स कलेक्शन उतना बढ़ता जाता है। तो परोक्ष रूप से खपत पर लगने वाले सारे टैक्स, भारत में जितने टैक्स लगते हैं वो इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसलिए जब सरकारें बजट में रेवेन्यू का टारगेट फिक्स करती हैं सिद्धांत, तो बजट में के फंडामेंटल फार्मूले होते हैं, जिन फार्मूले पर सरकार रेवेन्यू का टारगेट फिक्स करती है, तो उसमें वो दो चीजों को आधार बनाती है, जीडीपी की ग्रोथ रेट को और महंगाई दर को। यानी अगर भारत में ज्यादा महंगाई है तो इससे आपको और हमें नुकसान होगा, पर सरकार को नुकसान नहीं होता है, सरकार को तो उसका लाभ होता है, क्योंकि जितनी लागत पेट्रोल डीजल की स्थिति देख लीजिए ना, जितनी कीमत पेट्रोल डीजल की बढ़ती चली जा रही है, सरकार के पास उतना रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है। पिछला साल हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल दोनों की डिमांड भारत में घटी,
पर सरकार का रेवेन्यू 48% बढ़ गया। उसकी वजह थी कि कीमत बढ़ती चली गई, तो जो खपत थी उसकी कमी की भरपाई कीमत बढ़ने के साथ हो गई। ये भारत के टैक्स सिस्टम की, और दुनिया में सबसे खराब टैक्स सिस्टम वो माने जाते हैं जो कीमतों को बढ़ाने को प्रेरित करते हैं, प्राइस बढ़ाने को प्रेरित करते हैं। अब फिर इसके बाद उसी पर सेस लगा दिया जाता है, यानी एक ही प्रोडक्ट है उस पर टैक्स पर टैक्स, एक ही प्रोडक्ट है जिसके ऊपर केंद्र सरकार भी टैक्स लगा रही है, राज्य सरकार भी टैक्स लगा रही है, और उसके बाद उस पर सेस भी लगा रही है। आप देख लीजिए परिवहन क्षेत्र की परिस्थिति देख लीजिए, आप पेट्रोल पर भी टैक्स देते हैं, सड़क बनाने के लिए भी टैक्स देते हैं, उसकी सर्विस कराने पर भी टैक्स देते हैं। टैक्स वाला एपिसोड है पूरा, अर्थात एपिसोड है। तो अब ये जो टैक्स पर टैक्स एक ही सर्विसेज पे, तो क्या है, ये सारा का सारा टैक्स प्रोडक्ट की प्राइस में जाकर जुड़ता है और फिर उस पर टैक्स बढ़ जाता है, उतना ही टैक्स उस पर बढ़ता चला जाता है। आत्मनिर्भरता के नाम पर जितनी इंपोर्ट ड्यूटी पिछले सालों में, पिछले 2-3 साल में बढ़ाई गई है वो सब कीमतों की बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने आ गई। मोबाइल फोन के कंपोनेंट महंगे हुए, मोबाइल फोन महंगा हो गया, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो टैक्स सरकार के टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो गई क्योंकि एड वैलोरम ड्यूटी थी। इसलिए एक चीज समझना जरूरी है कि जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी फॉल्ट लाइन है, जो ढांचागत समस्या है, भारत अनोखा सा देश है अर्थव्यवस्था के तौर पर, सिद्धांत हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते हैं, पर यह बात आज समझना जरूरी है कि जहां पर हम बहुत सारी चीजों का बहुत सस्ता उत्पादन करते हैं, दुनिया में बहुत सस्ता उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारे उपभोक्ताओं को वही चीजें बहुत महंगी कीमत पर मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल डीजल ले लीजिए, इस समय पेट्रोल डीजल की जो पर लीटर कॉस्ट है वो 35-40 रुपए है, पर हम खरीद रहे हैं उसको 100 रुपए में, क्योंकि कॉस्ट का इशू नहीं है, हम सस्ता उत्पादन कर रहे हैं और हमारी रिफाइनरी सस्ते उत्पादन को करने में सक्षम है, लेकिन हम टैक्स के कारण से महंगा खरीद रहे हैं। अगर आप पेट्रोल डीजल को एक्सेप्शन या अपवाद मानते हैं तो बिजली की बात समझ लीजिए। अभी वुड मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई। वुड मैकेंजी एक कंपनी है जो एनर्जी सेक्टर का ऑडिट करके और उसके बारे में रिसर्च करके बताती है। उसने पाया कि एशिया के जो 12 प्रमुख देश हैं उनमें बिजली उत्पादन की लागत भारत में सबसे कम है, लेकिन भारत में आम लोगों को बिजली उस उत्पादन लागत की 3 गुनी कीमत पर मिलती है, 3 गुनी कीमत पर। यानी हम दुनिया हम बहुत सस्ती बिजली बनाते हैं। हम किसी भी तरह से भारत के लोग 7 रुपए 7.5 रुपए की पर यूनिट की बिजली डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, पर टैक्सेशन, काम करने का ढांचा, सरकारों के तौर तरीके, उन तौर तरीकों के कारण हमें अपने ही देश में बनी बिजली, इसमें कोई इंपोर्ट आत्मनिर्भरता का इशू नहीं है, हमारे अपने ही देश में बनी सस्ती बिजली की कीमत हमें 3 गुनी देनी पड़ती है। अब इसी तरह, क्योंकि उनके टैक्सेशन है, इसी तरह से आप देख लीजिए मेटल्स को, इसी तरह से आप बहुत सारी सर्विसेज को देख लीजिए। हमारे यहाँ जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की लागतें हैं, जो फंडामेंटल लागत है जिसमें लेबर है, कॉस्ट बहुत कम है, पर फिर भी हम वही लेबर जो बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रहा है, उससे जिस अनुपात में तनख्वाह मिल रही है, वो कंज्यूमर के तौर पर बाहर जाकर जब उसी फैक्ट्री का बिस्किट खरीदता है तो उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टैक्सेशन का ढांचा इस तरीके का है जो कीमतें बढ़ाने को प्रेरित करता है, क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाती है सरकारों को ज्यादा टैक्स मिलता है। एक सेकंड सर, मतलब आप जो भी एग्जांपल रख रहे हैं उससे मैं एक जैसा आपने उस लखनऊ की यात्रा में इस व्यक्ति से कहा, मैं वैसा ही कोई फ्लैट स्टेटमेंट देने जा रहा हूं कि महंगाई जो है, जो टैक्सेशन और पूरी महंगाई है, वो कंज्यूमर्स के लिए है, केवल वो कंपनीज के लिए नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो महंगाई नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी नहीं है, सरकार के लिए भी नहीं। वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे वो कैसे नहीं, ये भी समझना जरूरी है। और इसलिए आपको कहीं ना कहीं सुनते सुनते लास्ट में इस बात का एहसास होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये सब चल क्या रहा है, हमारे समझ में क्यों नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है। अभी महंगाई का ताजा आंकड़ा आया अभी, जिसमें कि भारत की महंगाई की दर 4% बताई गई बेस इफेक्ट के कारण। उस महंगाई के आंकड़े को जरा खोलिए, ढक्कन से ऊपर से नीचे खोलिए और खोल के अंदर जाइए, अंदर जाकर देखिए कोर इन्फ्लेशन को। महंगाई के आंकड़े के भीतर कोर इन्फ्लेशन होती, जो बुनियादी चीजों की इन्फ्लेशन है, जिसमें मौसमी फूड प्रोडक्ट्स की महंगाई शामिल नहीं होती, एनर्जी की महंगाई शामिल नहीं होती, एनर्जी की शामिल नहीं होती, हालांकि एनर्जी की भारत में बहुत महंगाई है, बिजली और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ी। उस कोर इन्फ्लेशन में वो सारी चीजों की महंगाई की कीमतें बढ़ रही हैं जो हमारी फैक्ट्रीज में बनती हैं, जिसको हम फैक्ट्री इन्फ्लेशन कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो दवा हो, चाहे वो बाकी सारी चीजों की महंगाई बढ़ रही है। तो अब आपको दिखेगा, जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब आप इस पूरे महंगाई के आंकड़ों को भीतर से खोलकर समझने की कोशिश करिए तो ऐसा लगता है जैसे कि महंगाई बढ़ाना सरकार और कंपनियों का एक ज्वाइंट वेंचर है, एक साझा उपक्रम है।
है। दोनों दोनों मिलकर इस पूरी व्यवस्था पर काम करते हैं। कैसे करते हैं इसे समझना जरूरी है। सरकारें जब टैक्स पर टैक्स लगाती जाती हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दुनिया के सबसे बुरे टैक्स हैं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी जीने की लागत बढ़ाते हैं, खपत को महंगा करते हैं। सरकारें जब टैक्स पर टैक्स लगाती जाती हैं तो कंपनियों को भी कीमत बढ़ाने की खुली छूट मिल जाती है। आप टैक्स लगाइए, कंपनी उस टैक्स को कीमत बढ़ाकर कंज्यूमर को पास ऑन कर देगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को खपत पर लगने वाला कोई टैक्स पे नहीं करना है, और जो उसे लागत पर टैक्स पे करना है उसे उसका रिफंड मिल जाना है जीएसटी में। पर हम और आप जब कार खरीदने जाते हैं तो हमको तो कोई रिफंड नहीं मिलता ना, हम तो अपने दफ्तर से जीएसटी रिफंड नहीं ले सकते। तो कंपनियों को, चूंकि प्रोड्यूसर को फिर समझना जरूरी है कि प्रोड्यूसर को, जो मैन्युफैक्चरर है उसे प्रोडक्ट पर जो भी खपत पर टैक्स लगता है उसे तो चुकाना नहीं होता। अगर सरकार ने 5% बढ़ाया, आपके पास वापस चला गया। रोज सरकार 35% 40 पैसे रेट बढ़ा देती है टैक्स के साथ, वो आपके साथ दूसरे दिन जब आप पेट्रोल पंप पर भराने जाते हैं तो आपके पास आ जाता है। इसलिए कंपनियों को कीमत बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो खुशी खुशी कीमत बढ़ाती है, क्योंकि सरकार उन्हें प्रेरित कर रही है। अच्छा, सरकार उन्हें क्यों प्रेरित कर रही है कि जितनी कीमत बढ़ेगी टैक्स तो एक्चुअली उतना ही है, उतना ही टैक्स का रियलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा। वो अगर पहले एक प्रोडक्ट के ऊपर सरकार को 5 रुपए टैक्स मिल रहा था जब उसकी कीमत 10 रुपए थी, आज उसकी कीमत अगर 15 रुपए हो गई तो सरकार का टैक्स भी उसी रेशियो में, अनुपात में बढ़ गया। इसलिए कंपनियां बहुत खुशी खुशी कीमत बढ़ाती हैं। सरकार के टैक्स बढ़ाने पर कंपनियां कभी कोई आपत्ति नहीं करती। सरकार जब भी सरकार जीएसटी बढ़ाती है, कोई भी टैक्सेस बढ़ाती है, और अभी तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टैक्स जीएसटी के दायरे में नहीं है सिद्धांत, वो बढ़ाती कंपनियां उसे तत्काल अगले ही क्षण उसे अगले प्रोडक्ट के बैच में, इवन जो प्रोडक्ट मार्केट में है उसमें भी कीमतें बढ़ाकर उसे लोगों को पास ऑन कर देती। अभी हम छोटा सा उदाहरण लीजिए, भारत में मंदी है, डिमांड नहीं है, कोर सेक्टर का प्रोडक्शन जनवरी तक माइनस में था, बैठा हुआ एकदम। 37% कीमत बढ़ी स्टील की, 37%। हाँ, बहुत सारे लोग स्टील की बात कर रहे थे सर। अगस्त से लेकर अभी तक स्टील की कीमत बढ़ी, कॉपर की कारें नहीं बिक रही हैं, फिर भी कारों की कीमत बढ़ रही है। एक चरण में 5 कंपनियों ने कार की कीमत 20,000 से लेकर 45,000 रुपए तक बढ़ा दी। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना नीचे है, तब भी स्टील जैसी चीजों की कीमत बढ़ाई जाए। हाँ, तो अब ऐसा नहीं कि भारत में स्टील की क्राइसिस है, हम स्टील इंपोर्ट तो नहीं करते, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में तो स्टील की कैपेसिटी क्षमता से बहुत ज्यादा है, हम दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं। तो क्या शॉर्टेज है? क्या हम स्टील के लिए हम वही थ्योरी लें कि स्टील पे क्या हम विदेश पे निर्भर है? नहीं है। पर स्टील की जैसे ही टैक्सेस बढ़ते हैं, बाकी चीज, अब क्या टैक्सेस कैसे बढ़ते हैं? कंपनियों ने कहा कि साहब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई, हमारी लागत बढ़ गई, हमारी लागत बढ़ी, हमने उसको स्टील की कीमत में जोड़ा और आपको दे दिया। स्टील की लागत बढ़ने का मतलब हुआ कि आपकी वॉशिंग मशीन महंगी होगी। कार कंपनी ने कहा साहब पीछे से स्टील महंगा आ रहा, तांबा महंगा आ रहा, प्लास्टिक महंगा आ रहा, केमिकल महंगा आ रहा, चलो कार 45,000 रुपए में महंगी। अब इस समय जबकि कारें नहीं बिक रही, फिर भी कंपनियां उनकी कीमत क्यों बढ़ा रही? क्योंकि उन्हें क्लियर मालूम है कि कार अगर पहले 100 बिकती थी, आज 50 बिकेगी, पर जितनी बिक रही है उससे हम उससे प्रॉफिट खींच सकें, मैक्सिमम प्रॉफिट खींच सकते हैं। तो अब क्या है कि ये मंदी के बीच में जब महंगाई ऐसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सरकार की नीतियों के तरीके से प्रोसेस से आती है ना सिद्धांत, तो एक विशेष साइकिल शुरू होता है, जिसकी बात मैंने शुरुआत में मिल्टन फ्रीडमैन के हवाले से कही कि मिल्टन फ्रीडमैन कहते थे कि सारी कंपनियां और सरकारें मिलकर कहती है लागत बढ़ रही है और ऐसे फैसले लेती जाती है जिससे लागत और बढ़ती जाती है। स्टील कंपनी कहती साहब लागत बढ़ा रही है, उसने स्टील की लागत बढ़ा दी। फिर आगे जो ट्रक बनाने वाली कंपनी कहती साहब स्टील महंगा हो गया तो हमने इसलिए ट्रक महंगा कर दिया। तो ये जो साइक्लिकल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये ट्रैप है और इकोनॉमी ट्रैप में चली जाती है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो प्राइस मैनेज कर रहे हैं, वो सारे प्राइस बढ़ाने लगते हैं और इसके पीछे खड़ी होती है सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी। सरकारें टैक्स नहीं घटाना चाहती तो कंपनियां कीमतें बढ़ाती चली जाती हैं और उसमें अब आप कहेंगे, कई सारे लोग कहेंगे, उस चर्चा के दौरान भी एक सज्जन ने पूछा, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि क्या भारत में मुनाफाखोरी हो रही है? जाहिर सी बात है, मतलब ये सवाल आता है कि आपके दिमाग में आएगा कि कंपनियां सब कुछ जुगाड़ लगा के प्रॉफिट बढ़ा रही है, नहीं है तो क्या हम मंदी से मरे जा रहे हैं, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, महंगाई से बुरी तरीके से परेशान है और सरकार रेवेन्यू वसूल रही है और कंपनियां उससे प्रॉफिट निकाल रही, तो क्या ये मुनाफाखोरी हो रही? और अगर आप ऐसा समझ रहे हैं ना सिद्धांत, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और एक ताजा उदाहरण जो बहुत महत्वपूर्ण है भारत में समझने के लिए, जीएसटी के तहत एक अथॉरिटी है जिसका नाम एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी है, जो जीएसटी के तहत बनाई गई इस बात के लिए कि वो कंपनियों को इस बात से रोकेगी कि अगर जीएसटी के रेट में कमी की गई है तो वो उसको अपने पास तक ना रोक लें,
बल्कि उपभोक्ताओं तक पास ऑन करे। यानी अगर शैंपू की कीमत, अगर शैंपू पर टैक्स घटा है तो फिर शैंपू की बाजार में एमआरपी भी घटनी चाहिए चाहिए। हाँ, अगर 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 फूड प्रोडक्ट पर टैक्स घटा है तो उसकी एमआरपी घटनी चाहिए। सिद्धांत, सारे दर्शकों को जान के आश्चर्य होगा कि जीएसटी की जो एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी है उसने 1700 करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी पकड़ी। 1700 करोड़ 1700 करोड़ की। 1700 जीएसटी आए कितना समय हुआ, 4 साल हुए, 5 साल। 1700 करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी पकड़ी, और इसमें वो सारी बड़ी कंपनियां शामिल हैं जिन्हें आप मानते हैं कि वो साफ दूध से धुली। इसमें 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 नेस्ले शामिल है, इसमें मैकडॉनल्ड्स शामिल है, इसमें हिंदुस्तान लीवर शामिल है, इसमें पतंजलि शामिल है। वो सारी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने सरकार की तरफ से दी गई टैक्स रियायत को लोगों तक पास ऑन नहीं किया। यानी अगर सरकार ने किसी एक प्रोडक्ट पर जीएसटी कम भी किया तो इन कंपनियों ने अपनी कीमत नहीं घटाई और कहा कि साहब हमारी लागत बढ़ गई इसलिए हम तो यहीं पे प्राइस रखेंगे। मतलब बिस्कुट का पैकेट 50 रुपए का बिक रहा था, सरकार उस पर 10 रुपए टैक्स ले रही थी, सरकार ने टैक्स घटा के 5 रुपया किया, तो इनको 50 का पैकेट 45 में बेचना चाहिए था। नहीं हुआ, 50 का 51 हो गया। अब इसके खिलाफ जब अथॉरिटी में शिकायत गई, लोगों ने जाके के शिकायत की। बहुत सारे ऐसे लोग जो सवाल उठाते हैं, अभी सवाल उठाने बंद नहीं किए हैं लोगों ने, शिकायतें करना बंद नहीं की है, अधिकारों के लिए लड़ाइयां करते हैं लोग। गए एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, केस हुए, 200 से ज्यादा ऑर्डर पास किए अथॉरिटी ने, 200 से ज्यादा ऑर्डर पास किए, 1700 करोड़ रुपए की मुनाफा वसूली स्टेब्लिश की अथॉरिटी ने। पर हुआ क्या जानना जरूरी है, इन सारी कंपनियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, और अब सारी कंपनियां मिलकर सरकार के पास इस बात की लॉबिंग कर रही हैं कि जीएसटी के भीतर से एंटी प्रॉफिटरिंग का प्रोविजन ही हटा दिया जाए, क्योंकि तो गलत ही है। हमारी लागत बढ़ रही है तो हम कैसे वापस आन कर देंगे। लागत बढ़ रही है टैक्स के कारण है, बाकी चीजों के कारण। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये महंगाई की जो कमाई है, जिसे मैंने कहा कि महंगाई अगर कहीं ना कहीं किसी मुनाफाखोरी के संदर्भ से निकल रही है, तो एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर आप पढ़ते चले जाइए, आपकी आंखें दर्द करने लगेंगी ऑर्डर पढ़ते पढ़ते। एक ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर। अथॉरिटी ने एक के और देश के सारी बड़ी कंपनियों, आपको नाम पढ़ के आश्चर्य होगा कि उन्होंने किया क्या क्या क्या। इसमें बिल्डर भी शामिल है। जीएसटी कम हुआ था ना 2 साल पहले बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर और मकानों के ऊपर, पास ऑन नहीं हुआ, लोग शिकायत करने गए। तो अब है क्या कि भारत में जिस तरीके का टैक्सेशन सिस्टम है, पॉलिसी जिस तरीके की है, वो सारी की सारी पॉलिसीज क्योंकि सरकारें बहुत बड़ी हैं, बहुत ज्यादा खर्च करती हैं, उन्हें ज्यादा टैक्स चाहिए, तो उससे वो ऐसी स्थिति में पहुंचा देती हैं जहां हम दुनिया में सबसे महंगी लागतों वाला देश हो गए। हमारे यहाँ ईंधन की लागत सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ बिजली की लागत सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ कैपिटल की कॉस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा। कभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारत दुनिया में सबसे महंगी कैपिटल वाला देश है, जमीन की लागत सबसे ज्यादा। तो हम एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी हो गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बहुत सारे फायदे रहे हमारे पास, लेकिन हम भारत को एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी बनने से नहीं रोक पाए, क्योंकि सरकारों का पूरा सिस्टम ऐसा है, हमारे टैक्सेशन का पूरा सिस्टम ऐसा है जो हाई कॉस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए प्रेरित करता है, ऐसी व्यवस्था बनाता है जिससे हर चीज की लागत बढ़ती चली जाए और हमारी जिंदगी की कमाई या हम उसके हिसाब से हमारी जिंदगी की जो सहनीय क्षमता है उसमें कमी, उसमें बढ़ोतरी ना हो। और अब क्या है, इस मंदी के बीच में जब हम भारत सबसे भयानक रिसेशन में खड़े हुए हैं, तो हमें सिद्धांत दिखता है कि कंपनियों को ये लग रहा है कि मंदी में मांग तो बहुत ज्यादा बढ़नी नहीं है, बहुत लिमिटेड मांग बढ़नी। भाई जितने साबुन बिकते थे उसके आधे बिकेंगे, जितनी गाड़ियां बिकती थी उसकी आधी बिकेंगी, 1/3 बिकेंगी। तो जो बिक रहा है ना, उस पे जितना प्राइस बढ़ा दिया जाए क्रमशः करते हुए और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उससे बटोर लिया जाए। तो कंपनियां जो भी टैक्स बढ़ता है, जो भी चीजें बढ़ती हैं, वो बढ़ी हुई लागत को टैक्स की आड़ में, मैंने फिर कहा टैक्स की आड़ में जो हमने एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी में देखा, सरकार ने टैक्स बढ़ाया। अब जैसे पेट्रोल डीजल की महंगाई के नाम पर भारत में हर चीज में महंगाई आ गई, हर चीज में कीमतें बढ़ा दी गई, क्योंकि सबका कहना अरे साहब रनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई साहब, पेट्रोल डीजल का प्राइस क्या हो गया, देखिए मोबाइल का बिल कितना महंगा हो गया साहब, स्टील कितनी महंगी हो गई। अब स्टील की कीमत का मतलब हो सकता है किसी फूड प्रोडक्ट की कंपनी के लिए ना हो, लेकिन एक इन्फ्लेशन की टेंडेंसी होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की एक टेंडेंसी होती है, एक अंतर्धारणा होती है, वो टेंडेंसी बनती जाती, तो सब कॉस्ट बढ़ाने लगते हैं। जो लोग सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है वो भी उससे कॉस्ट बढ़ाना शुरू कर देते। पूरा सेटअप ही ऐसा है जिसमें वो पूरा एक साइकिल है, वो साइकिल क्रिएट, और सरकार ने जानबूझ के साइकिल क्रिएट करा दिया। तो अब क्या है कि उस बढ़े हुए टैक्स की लागत में कंपनियों ने अपना मुनाफा संजोया और जो लागत थी वो उपभोक्ताओं पे थोपनी शुरू कर दी। इसीलिए तो हमने देखा कि कंपनियों के प्रॉफिट 500%, 450, 500% बढ़े। एक चीज हमारे लिए समझना जरूरी है कि
कंपनियां कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि वो सरकार के टैक्स वसूली सिस्टम का हिस्सा हो रही हैं। वो पूरे टैक्स सिस्टम का अपार्टस है, जहां वो हमारे खपत से टैक्स वसूल कर सरकार को देती हैं। चूंकि कंपनियों पर जो टैक्स लगता है उनके सारे खर्च काट के लगता है, उनके मुनाफे है, सारा खर्च निकालने के बाद वो अपने मुनाफे पर टैक्स देती हैं। और ऊपर से सरकार उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत भी देती है। हमने 2018 में देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कम कर दिया गया। अब ये मतलब ये सवाल है जो मेरे दिमाग में है, जो शायद दर्शकों की प्रतिक्रिया में समझ में आएगा कि क्या हम कहीं ना कहीं किसी क्रोनी इन्फ्लेशन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। ये क्रोनी इन्फ्लेशन तो नहीं है जो जानबूझकर तैयार की जा रही है इस मंदी के दौर में। और अगर ये है तो इसके बारे में उन सारे नीति निर्माताओं को, उन सारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि यदि लोगों की सहने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी, यदि लोगों के खर्च करने की क्षमता को ही आप लूट लोगे, अगर आप उनकी परचेजिंग पावर को मतलब सब एवरीवन हैंड्स इन हैंड्स। हाँ, तो अब क्या है कि एक सरकार और कंपनियां मिलकर ऐसा कुछ काम कर रही है जिससे कि महंगाई बढ़ती चली जाए। और जब कि दोनों को ये पता है कि ये सेल्फ डिफीटिंग है, जितना ज्यादा कीमत बढ़ेगी लोग उतना ही कम खर्च करेंगे, उतनी ही कम खपत होगी और उतना ही कम सरकार को टैक्स मिलेगा। पर हम क्या इस क्रोनी इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर हम क्रोनी इन्फ्लेशन की तरफ, क्योंकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ये रिस्क हमेशा रहता, और उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो शायद ये सवाल सरकार से बार बार पूछा जाना चाहिए। लोगों को इसको समझने की जरूरत है, सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि उन्हें ये महंगाई का जो जटिल ढांचा, जो व्यवस्था है, उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि महंगाई भारत में किसी प्राकृतिक आपदा से अक्सर नहीं आती। ज्यादातर महंगाई सरकारें खुद तैयार करती हैं। और हमें आज की जो महंगाई, जिसमें आज हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो पूरी तरह गवर्नमेंट सिस्टम से, गवर्नमेंट पॉलिसी से निकली हुई दिखाई देती है। हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, इस समय क्राइसिस का समय है तो महंगाई दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन महंगाई का जो तंत्र है, हम उसको समझना चाह रहे थे इस बातचीत से। इस महंगाई का तंत्र कहाँ जाकर टिकता है, इस महंगाई के तंत्र में बड़े प्लेयर्स कौन से हैं। मुनाफाखोरी का चैप्टर आपने देखा, जिसमें कई नामी कंपनियां शामिल हैं जो इस समय मुनाफाखोरी पे शिकायत और केस दर्ज होने के बाद, ऑर्डर होने के बाद कोर्ट में गई है कि साहब ये सब क्लॉज ही खत्म कर दिया जाए। हाँ, उन्होंने चैलेंज किया है एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को, जिस पर उन्हें जुर्माना देना चाहिए, उसको चैलेंज किया है कोर्ट में। और सरकार से जुर्माना नहीं देंगे सर। हाँ, और सरकार से लॉबिंग कर रही है कि जीएसटी से ये प्रोविजन ही हटा दिया जाए। हाँ। जीएसटी कानून से एंटी प्रॉफिटिंग का प्रोविजन हटा दिया जाए। जी, तो अंशुमान जी, दो सवाल है मेरे पास पिछले एपिसोड से आए हुए दर्शकों के। पहला सवाल ओमकार जी पूछ रहे हैं कि कैन यू एक्सप्लेन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स इन द इंडियन मार्केट एंड द करंट सिचुएशन ऑफ स्पॉट मार्केट्स एंड फॉरवर्ड मार्केट्स? I'm not sure about which Indian market he's talking about. I think he should be very specific. Forward market means थोड़ा सा फैला हुआ। हाँ, stock market you're talking about, forward market you're talking about the forward market of commodities, and spot market because India has got a robust commodity market. Lot of trades are taking place in the forward market in crude and other commodities. Whether he's talking about, and foreign funds are coming, by the way, in both markets. In commodity markets, foreign funds are coming, and in stock market there's a huge FPI inflows coming, which the data is already available everywhere, every day. BSE and NSE releases the data, and then some other markets also, like the bonds and money market. Even FPI and foreign funds are allowed to do some buying in the government bonds also with under certain conditions. So I'm not sure with he's cleared with the question, but if he is referring to stock market, मैं guess कर रहा हूँ कि शायद स्टॉक मार्केट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट आता है, और दोनों में, स्पॉट में भी फॉरवर्ड में भी ट्रेड होता है। अगर आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो मैं अगली बार आपको वो डेटा लेके आऊंगा, लेकिन इसके लिए बहुत मुश्किल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक बार बीएसई एनएसई की वेबसाइट पे जाइए, एफआईज ने, एफपीआईज ने स्पॉट में कितनी खरीद की और फॉरवर्ड में कितनी खरीद की, वो आंकड़ा वो सामान्य रूप से पारदर्शिता आपको उसकी साइट पे अवेलेबल होगा। बढ़िया। अगला सवाल अंशुमान जी तरंग सांघवी का है। I have a question. Anshuman ji gave example of past reforms and stats when government started those reforms. They started with delimitation, deregulation of the prices. Means market will determine the prices, or in other words, let prices derived based on demand and supply. ठीक है. Now my question is, if you introduce price realization mechanism, reserved prices or MSP or any method,
doesn't it is the same where prices are being regulated and not derived by market sentiments, डिमांड एंड सप्लाई वाले मार्ज बोल रहे हैं। और अगला इसका मैं इसको जोड़ दूं कि will the system survive in long mean in or market participants more competitive because it will flaw against the basis principle of economics? No, when I referred about price realization and let the market decide the price, it does not mean at all that government is going to fix the price. What is happening in the MSP system of crop pricing? The government has already decided a benchmark price. And that benchmark price remains whatever may be the demand and supply situation. So because of the political compulsions, government every year increase rates of MSP rates and claim that they have done a great job, they are purchasing it that. Necessarily, every year is not the similar situation. Suppose if you have got a huge stockpile of food grains right now in the India. India has got a food grain stock sufficient for 3 years. Of period supply. This situation warrants a different kind of price mechanism. When you have got enough stock, your prices should reflect that supply situation in the market. So the natural price realization always takes place on the various factors: the demand and supply of the given days, demand and supply of the month, demand and supply, projected demand and supply of a particular product in the coming years. And this is the reason there are several markets have been created to help this price discovery. We have got a commodity market. Sometimes people say this is a speculative thing. Yes, speculations takes place everywhere, but commodity markets globally has helped producers to understand how much they have to produce and what kind of price they are going to get 6 years, 6 months, 7 months down the line. So price realization, Indian agriculture does not have a price realization mechanism. It is much more in a kind of price regulation where and government is not regulating prices also. The way they are regulating the petroleum prices and other prices. Government has just set up a benchmark for its own purchase. And since government is the biggest single buyer who purchases 50% of the food grain output, it automatically becomes, MSP becomes the benchmark of the prices. फिर उसके बाद जो सामान बिकता है उससे नीचे बिकता है। तो प्राइस रियलाइजेशन के जो रिफॉर्म है वो फंडामेंटल रिफॉर्म है इकोनॉमी में। हमने अभी भी इस बात पे बात की कि सरकार क्या कर रही है, टैक्सेशन लगा के वो प्राइस डिस्टॉर्ट कर रही है। जीएसटी में क्या सवाल उठा कि साहब आप जूते पे अलग अलग जूते की किस्म पर अलग अलग टैक्स लगा देते हो। अब अलग अलग बिस्किट की किस्म पर अगर आप अलग अलग टैक्स लगा देते हो तो आप ये प्रेरित करते हो कि तुम्हें अगर सस्ता खाना है तो तुम सस्ते टैक्स वाला खराब बिस्किट खाओ। अगर आप ये करो सब बिस्किट है, बिस्किट के ऊपर 5% टैक्स लगेगा। अगर वो ग्लूकोज बिस्किट है तो 5 रुपए का होगा, और अगर उसमें चॉकलेट लगी होगी तो चॉकलेट की कीमत उस बिस्किट में जुड़ी होगी, टैक्स की कीमत नहीं जुड़ी होगी। तो सरकारें हमेशा इंटरवीन करके हमारी परचेजिंग की हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती, नहीं आप सस्ता खरीदो, आप अपनी जिंदगी को बेहतर मत करो, क्योंकि जैसे आप बेहतर करोगे आपको महंगा टैक्स देना पड़ेगा। कारों में क्या स्थिति है, आप जितनी महंगी का अगर आप अपने को अपग्रेड करना चाहें ऑटोमोबाइल में तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप एक और चीज देखिए, टैक्सेशन सिस्टम पे में बहुत बड़ी मुश्किल है भारत में कि आप जितनी भी जिंदगी की बेहतर चीजों को हासिल अपनी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा उन चीजों पर टैक्स है। अगर आप एक सामान्य दवा से थोड़ी स्पेशलाइज दवा खरीदने चले जाओ उसकी कीमत उस पर टैक्स है। ये जो चैलेंज है इस चैलेंज को समझना जरूरी है। तो प्राइस रियलाइजेशन इसीलिए जरूरी होते हैं क्योंकि वो बाजार की सेहत को, बाजार की व्यवस्था को ठीक रखते हैं। और जिन जिन क्षेत्रों में हमने देखा है, जिन जिन क्षेत्रों में सिद्धांत देखिए कि हमने ट्रांसपेरेंट प्राइस रियलाइजेशन का सिस्टम रखा, अगर वहां पर टैक्सेशन को हटा दिया जाए तो प्राइसेस कम हुए, टैक्स के कारण प्राइसेस बढ़े हैं। आप ऑटोमोबाइल मार्केट इसका उदाहरण ले सकते हैं, कभी चर्चा करेंगे कि आज से 15 साल पहले एक सर्टेन क्वालिटी और मेक की कार किस कीमत पर थी और आज किस कीमत पर, उस पर टैक्स कितना बढ़ा ये समझना जरूरी। तो अर्थात खत्म होने वाला है अंशुमान जी, लिखना, पढ़ना, फिल्में, सीरीज देखना, क्या कुछ रहा, कैसा कुछ? एक किताब मैंने पिछली बार जिक्र किया था, वो चंद्रशेखरन की जो टीसीएस के चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स को संभाल रहे हैं, उनकी किताब एक डिजिटल नेशन आई है। वो अच्छी किताब है, भारत के डिजिटल डिवाइड को समझने की कोशिश करती है अलग तरह से। तो उस किताब में काफी उल्लेखनीय, काफी दिलचस्प इंसाइट्स हैं इंडिया की डिजिटल चैलेंज को लेकर, डिजिटल डिवाइड को लेकर। तो किताब में भी आधी के करीब पढ़ पाया हूँ, क्योंकि बीच में मैं कुछ और पढ़ने लगा। कुबेरनाथ राय की किताब काफी समय से तलाश रहा था, वो मिल गई, पर्ण मुकुट, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। ललित निबंध की पुस्तक थी, तो वो बीच में पढ़ना शुरू कर दिया।
फिर कुछ रामविलास शर्मा की किताब संगीत के इतिहास के संदर्भ में कुछ और चीज ढूंढने लगा, तो उसको पढ़ने लगा, तो किताब में पढ़ रहा हूँ। सीरीज के मामले में इस सप्ताह कोई बड़ी सीरीज मैं नहीं देख पाया क्योंकि यात्रा और ट्रैवल काफी था इस बीच में। लेकिन कुछ सीरीज मैंने ना शॉर्टलिस्ट करके रखी है। द पेपर जो आपने बताई थी वो मूवी थोड़ी देखी, पर बीच में किसी दूसरे काम में लग गया, उसको भी मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा। पर अगली बार कुछ और अच्छी सीरीज हैं, काफी सीरीज हमने निकाली हैं इधर। ब्लैक्स को लेकर मूवीज पर नए तरह से काम शुरू हुआ है, तो कुछ हमने पुरानी मूवीज निकाली, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज डिपिक्टिंग ब्लैक्स इन अमेरिका जो है उनको है। तो अगली बार मैं बताऊंगा उनको, एक बार देखने के बाद फिर उस पर चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है। मैं एक हफ्ता तो बिजी रहा उत्तराखंड में पूरी तरह से, क्योंकि आपका अगर आप दिल्ली से चलकर जोशीमठ जाते हैं तो अगर आप थोड़ी मोड़ी संभावनाओं को भी मिला लीजिए तो बहुत एक लंबा समय गुजरता है उस यात्रा में। तो आना जाना जोड़ जाड़ के एक लंबा समय गुजरता है, और फिर उसमें 3-4 दिन वहां रुकना, रिपोर्टिंग करना, इंटरव्यू करना। तो लिखना पढ़ना, अरे लिखना पढ़ना, हाँ मतलब कैसे उसको कहें, कार्योत्तर लिखना पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, और ज्यादा चीजें ही जानना, फिर कुछ इंसाइट्स लेना। लौटने के बाद मैंने एक फिल्म देखी है, वो फिल्म अच्छी है, 100 मीटर्स, वो नेटफ्लिक्स पे है। स्पेनिश भाषा की फिल्म है अंशुमान जी, और मुझे लगता है वो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसका जो नायक है वो मतलब एक असल कहानी पे है। वो वो नायक जो है वो मल्टीपल स्क्लोरोसिस से पीड़ित है, और ये एक ऐसी बीमारी है कि वो खत्म ही करती है आखिर में आपको किसी न किसी रूप में। और वो आयरन मैन रेस दौड़ता है फिर उस बीमारी के साथ। वो 42-43 किलोमीटर की स्विमिंग और इतने 100 किलो 125-150 की जो साइकिलिंग होती है, फिर उसके बाद रनिंग, वो पूरी वो उसकी तैयारी करता है, बीच में रिलैप्स आता है। अरे वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग फिल्म है, और मुझे लगता है जरूर देखनी चाहिए। और मैंने एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे जो मुझे बहुत पसंद है, एक लाइट सी और एक काफी ज्यादा मन को हल्का करने वाली सीरीज है, उसका नाम है ब्रुकलिन 99। हाँ उसके 20-25 मिनट के एपिसोड होते हैं। तो हाँ मैंने कुछ साल पहले, एक 8 साल पहले उसको देखना शुरू किया था, फिर छोड़ दिया था, तो मैंने उसको फिर से पकड़ा है। तो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, कई जगहों पे पॉलिटिकली करेक्ट बनाने की कोशिश है उस सीरीज को, लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ा सा अवसाद से दूर रहना भी जरूरी है मुझे लगता है। तो ये था हमारा आज का अर्थात। मैं खर्चा पानी बोलने जा रहा था गलती से, क्योंकि खर्चा पानी अब हम रोज करने लगे हैं। हाँ तो अर्थात था ये हमारा आज का। खर्चा पानी भी हमारा आता है रोज का इकोनॉमिक बुलेटिन, शाम को 7 बजे आता है। किसी दिन जब कोई बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होता है तो थोड़ा सा लेट हो सकता है एपिसोड, तो ट्विटर पे डांटा मत कीजिए आप लोग थोड़ा। और अर्थात क्या कमेंट सेक्शन खुला हुआ है फेसबुक और यूट्यूब का, वहां पे सवाल पूछिए, सुझाव दीजिए, शिकायत कीजिए, सब कुछ सुनेंगे हम लोग। मैं हूं, साथ में है अंशुमान जी। आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।